मैं ज़ाहिर-सी बात है समझती हूँ कि आपने बचपन में देखा है कि किस तरह की फ़ाइनेंशियल क्राइसिस होती है और जब आप जवान हुए तब आपको भी ये चीज़ का सामना करना पड़ा कि बैचलर्स को आसानी से घर नहीं मिलता जी, है। जी, तो एक पुख्ते तौर पे अपना खुद का घर होने की क्या मायने हैं आप अच्छी तरह समझते हैं जी, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये अपने सपने को दूसरों को सपना समझ के दोनों को मिलाकर एक बढ़िया प्रोजेक्ट बना रहे हैं एंड आई जी। रियली विश आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 सालों में कि डिमांड कम हुई, तो शहर में छोटे कीमत के मकान बन रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो इस तरह से बन रहे हैं कि भविष्य में एक पूरा एरिया कहीं स्लम के रूप में शहर को नहीं मिल जाए। और यदि वो मिल गया तो शहर के लिए बड़ा नुकसानदायक होगा। उसमें ड्रेनेज के लिए कुछ सोचा नहीं जा रहा है। रोड की चौड़ाई काफ़ी कम है और काफ़ी गहराई तक डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ शायद कि ये टाउन प्लानर को भी इस तरफ सोचना चाहिए जी। और परमिशन देते वक्त में यदि हम मुख्य मार्ग से किसी कॉलोनी को परमिशन दे रहे हैं तो कम से कम एक 18 मीटर के चौड़े रोड रखना चाहिए, जी। ताकि हम गहराई तक जाकर डेवलपमेंट करते हैं तो वाहन वगैरह या एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड हमें कुछ भेजनी है तो वो आसानी से चली जाए। जी, जी, पर जी। अभी ऐसा देखने में आ रहा है कि उसमें चूक हो रही है। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही सही पॉइंट है जो आपने जी, नोटिस किया जी। है। इसी के साथ मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि जैसे कि बोला जा रहा है कि उज्जैन है वो स्मार्ट सिटी जी, जल्द से जल्द बन जाए, जी, सबसे नंबर 1 बन जाए जी, उज्जैन सिटी। बराबर, जी, तो जब क्या होता है कोई एक जगह स्मार्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाती जी, है तो प्रकृति का संतुलन कहीं न कहीं बिगड़ता चला जाता जी, है। तो इसके लिए अब क्या कहना चाहिए? क्या हम लोग ऐसा करें जिससे ये संतुलन ना बिगड़े? क्योंकि अभी भी उज्जैन की जो आबो-हवा है काफ़ी ताज़ी है जी, और हम चाहते हैं ये बिल्कुल, बरकरार रहे। बिल्कुल है, जी। नहीं, उज्जैन में जैसे 12 वर्ष में एक बार सीमस आता है, जी। तो सीमस को लेके काफ़ी काम होते हैं और काफ़ी शासन और प्रशासन ने डेवलपमेंट किए हैं और रोज़ हो रहे हैं। अभी भी ऐसा लगता है कि यहाँ संभावनाएँ फिर भी ख़त्म नहीं हुई। जी। तो उज्जैन बिल्कुल एकदम मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि अभी भी बहुत ही वर्जिन सिटी टाइप की, मैंने यहाँ काफ़ी जिधर हम टच करेंगे उस क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। लेकिन अभी स्मार्ट सिटी में या मास्टर प्लान में मैंने देखा भी प्रारूप इसका जो है 8 जनवरी को प्रकाशित हुआ राजपत्र में। उसमें देखने में आया कि शिप्रा के एक और साइड में ग्रीन बेल्ट के अलावा एक 30 मीटर का रोड दिया है उन दोनों को बांटने के लिए अच्छा। और उसके दूसरा छोर छोड़ दिया। तो मेरा सोचना है कि दूसरे छोर पर भी एक ऐसा रोड बनना चाहिए 30 मीटर का जो ग्रीन बेल्ट और बाकी यूज़ को विभक्त करे और फिर उस ग्रीन बेल्ट में हम जो भूमि स्वामी हैं उनको हम इस और कह सकते हैं कि आप कुछ बगीचे डेवलप करें, कुछ खेलकूद के स्थान डेवलप करें, कुछ बच्चों के लिए आमोद प्रमोद की, तो जो भूमि स्वामी उनको भी इनकम होंगी, शहर में ग्रीनरी बढ़ेंगी जी। और हम शिप्रा में किसी गंदगी को मिलने से रोक सकेंगे। जी, जी, तो जी। उससे शिप्रा ठीक रहेगी, जब पानी रहेगा तो अच्छा होगा, शहर के हित में जी। होगा। दूसरा, ऐसे और थोड़ा-सा डिटेलिंग में हम सोचें तो सीमस में सरकार बहुत सारा पैसा खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। जी। मेरा ऐसा सोच है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जितनी ज़मीन लगती है, जहाँ हम रोड प्लान करते हैं, जहाँ हम कुछ स्टेशन प्लान करते हैं या कुछ टेम्परेरी कार्यालय प्लान करते हैं, उतनी लैंड को अर्जन करके और वहाँ फिक्स डेवलपमेंट कर देने चाहिए। और ज़्यादा सोचा जाए तो पूरे भारत में ऐसे लगभग बड़े संत जो काफ़ी उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके शिष्य हैं, वो भी अच्छे उद्योगपति और बड़े लोग हैं। तो उन संतों के लिए यदि सीमस प्राधिकरण उस लैंड को एक्वायर करके और बेसिक फैसिलिटी उनको देकर उन संतों को बात की जाए और उनको बड़े प्लॉट उनको दिए जाएँ, उनको सुविधाएं दी जाएँ, तो मुझे लगता है कि शिप्रा का भी बचाव होगा। वो लोग शिप्रा की तरफ अपने घाट बना सकेंगे और 10 हेक्टेयर 15 हेक्टेयर के ऐसे बड़े प्लॉटिंग उनको दिए, उनके आने से शहर का विकास होगा। हम लोग अभी एक ही और सोचते हैं कि उद्योग नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जब उज्जैन को हम आध्यात्मिक नगरी के रूप में देखते हैं जी। तो क्यों नहीं हम आध्यात्मिक विकास ही करें और बहुत सही बात बोली। उनके जब भवन बनेंगे, आश्रम बनेंगे तो लोगों का आना जाना शुरू होगा, शहर को एक व्यापार मिलेगा। जी। ऐसा ऐसा सोचिए।
बिल्कुल। अब उज्जैन को सिर्फ एक स्मार्ट सिटी नहीं, आपने एक सही शब्द का इस्तेमाल किया, आध्यात्मिक विकास हो इसका, क्योंकि ये संतों की नगरी है, महाकाल की नगरी महाकाल है, की तो नगरी, हमारे कल्चर को सेव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका भी बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं टूरिज़्म डिपार्टमेंट का भी रोल यहाँ कम पाता हूँ। जी। मुझे लगता है कि शासन की तरफ से टूरिज़्म विभाग कुछ सक्रियता यहाँ बताए तो यहाँ ऐसे अनेक कार्यक्रम होते हैं, जैसे 84 महादेव की यात्रा होती जी है। जी जी यदि हम उसको ठीक से प्रचार करें तो हम किसी भी बाहर से आने वाले को 6 से 7 दिन उज्जैन में रोक सकते हैं। तो ऐसे कई फंक्शन हैं। महाकाल की जो सवारी निकलती है सावन जी में, जी उसका ठीक से प्रचार हो तो पूरे भारत से लोग यहाँ आएंगे, व्यापार बढ़ेगा। जी कुल मिला के मेरा सोचना था कि हम औद्योगिक यदि पिछड़ गए हैं, उज्जैन में सन 70 के आसपास उद्योग काफ़ी बंद हुए जी और अब कोई उद्योग ऐसा बहुत बड़ा उद्योग चालू नहीं है। तो इसको सोचा जा सकता है कि जो वहाँ की आध्यात्मिक गतिविधियाँ हैं उसको टूरिज़्म ठीक से प्रचार करे। कई बार मैं एक बार कुल्लू गया था तो मैंने देखा कि वहाँ का दशहरा बड़ा प्रसिद्ध है जी और उसको देखने के लिए लोग भारत से बाहर से भी लोग आते हैं, रुकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि उस दशहरे में ऐसा था, लेकिन वहाँ टूरिस्ट 2-2 3-3 दिन रुकता है। तो हमारे उज्जैन में इससे बहुत अच्छी गतिविधियाँ अध्यात्म के क्षेत्र में होती हैं, तो हम उसको रोक सकते हैं टूरिस्ट को। जी सर, ये तो हम लोग लकी है कि हम भारतीय लोग जो है इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं। जी मेरे हिसाब से दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा जो अपनी होली सर्विसेज के लिए, आध्यात्मिक कार्यों के वजह से इतना फेमस हो, जिसके शहर आध्यात्मिक कारण की वजह से फेमस हो। तो अगर हमारे पास ये चीज़ें हैं तो हमें इसको उभारना चाहिए। जो हमारे जितने भी सिटीज़ हैं उनके कल्चर्स को, उनके फेस्टिवल्स को करना चाहिए। ब्रॉडकास्ट करके, प्रचार करके दुनिया को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी ऑथेंटिसिटी भी इसमें ही है। सर, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे कि हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में अब कई नए नए लोग एंटर करते जा रहे हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स इसमें बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह उम्मीद करते हैं हम कि हमें डिलीवरी मिलनी चाहिए प्रोडक्ट्स की, कंस्ट्रक्शन की, लेकिन उस तौर पे मिलती नहीं है। तो ये प्रॉमिसेस और डिलीवरी के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, इसका मूल कारण क्या हो सकता है? नहीं, अभी कुछ 4-5 वर्षों से जो उज्जैन में देख रहा हूँ मैं, मेरा काम तो उज्जैन में ही है। जी 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 तो यहाँ एक छोटे मकानों की डिमांड काफ़ी बढ़ी और उसके पीछे सोच ये आया खरीदार का या डेवलपर का भी कि कुछ एक सब्सिडी अमाउंट उनको 2.5 से 3 लाख रुपए का पर हाउस मिलता है। तो वो लोग 15 लाख से अंदर अंदर के मकानों पर काम कर रहे हैं, जिसमें ऐसा देखने में आता है कि कुछ मकान की गुणवत्ता और कुछ जो ओवरऑल कॉलोनी की जो डेवलपमेंट है उसकी गुणवत्ता में भी वो लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो बताया कुछ जाता है, मिलता कुछ है। उसके पीछे कारण यही है कि जो खरीदार है वो उतना जागरूक नहीं है। उसके दिमाग में पहले दिन से यह रहता है कि मुझे जो सब्सिडी मिल रही है उससे वो संतुष्ट हो जाता है, खुश हो जाता है और उस सब्सिडी को ही बेसिक मान के वो मकानों को खरीद रहा है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो मतलब ग्राहक है उसको सब्सिडी को मूल रखते हुए अपनी परचेस नहीं करनी चाहिए? नहीं करना चाहिए। वो सब्सिडी ही लाभ हो गया करके बाकी चीज़ों पे उनका ध्यान नहीं होता। तो उधर ध्यान देंगे तो जो डेवलपर हैं वो भी अच्छा काम करेंगे और अच्छा उनको मिलेगा। तो आप ग्राहकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ग्राहक अच्छा जागरूक रहे, समय पे जो प्रॉमिस किए हैं बिल्डर ने उसको सोच समझ के केवल सब्सिडी पर उसका वो अपने आप को केंद्रित नहीं करें। सब्सिडी के अलावा भी चीज़ों पर वो ध्यान देगा तो एक अच्छा मिलेगा। और दूसरा छोटी जो रूट्स या छोटे एरिया जो डेवलप हैं उसमें ना लेनी तो वो कल पूरा एक एरिया फिर वही स्लम के रूप में शहर को मिलेगा, प्रशासन को मिलेगा, जिसमें प्रशासन को बाद में परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। जी क्योंकि उनको मूलभूत सुविधाएं फिर कॉरपोरेशन को देनी है। वो लोग कॉरपोरेशन से डिमांड करेंगे पानी की, लाइट की, तो ये सब समस्याएं खड़ी होती हैं बाद में देखने में आता है कि हम लोग अपनी कॉलोनी में इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं। सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय निकाल के हमारे शो में आए, हमें वक्त दिया, हमारे दर्शकों से इतनी वैल्यूएबल बातें आपने शेयर की, इतना ज्ञान दिया। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में सुरेश मोदी, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि एक एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन को आधुनिक ही नहीं आध्यात्मिक भी होना चाहिए। यानी कि आप जितना टेक्नोलॉजी पे ध्यान दे रहे हैं, अपने सामाजिक की आध्यात्मिक वैल्यू को भी आप समझें और उसी के साथ आप आगे बढ़े।
आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ। शुक्रिया।